हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपने विजन एस मैगजीन में सिक्योरिटी वाले सेक्शंस को कर रहे हैं। कल मैंने आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दिया है। आज से और न्यूज इन शॉर्ट्स का जो सिक्योरिटी वाला सेक्शन है उसको भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज मैं आपको सिक्योरिटी का जो आर्टिकल्स उसको कंप्लीट करा के सिक्योरिटी का सेक्शन कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास दो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो बचे रहेंगे। कौन कौन से? एक है बचा रहेगा इन्वायरमेंट और दूसरा बचा रहेगा साइंस एंड टेक। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो मैगजीन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। बाकी जो पढ़ना रहता है वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। सारी चीज़ें अपेंडिक्स में होती हैं वो सब। तो ठीक है, दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक। तो आज शुरू करते हैं। DRDO बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि जो रक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसने क्या किया, प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक समिति का उसने गठन किया है। याद रखना है समिति को। कौन? प्रोफेसर के विजय राघवन जो हैं ये 9 सदस्यीय समिति में हैं। और ये क्या करेंगे, ये DRDO के जो कामकाज है, DRDO का जो कामकाज है उसकी जो है समीक्षा करेगी, उसके कार्यों को पुनर्निर्धारित करेगी और फिर से परिभाषित करेगी और इसी के बारे में ये सुझाव देगी। जो केंद्र सरकार सुझाव को मानेगी या ना मानेगी उसके अपने ऊपर है। पर ये समिति प्रोफेसर विजय राघवन की अध्यक्षता में जो है गठन की गई है। इसका क्या है कि बहुत अन्य सारे कारक है जिसके कारण क्या है कि DRDO में सुधार करना आवश्यक हो गया है। DRDO क्या कर रहा है, मिशन मोड परियोजनाओं के तहत जो है समय पर कार्य पूरा नहीं कर पा रहा है। इसी कारण समय भी लग रहा है और लागत भी लग रही है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। ठीक, उत्पादों का क्या है, समयानुकूल उपयोग नहीं हो पा रहा। तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें आयात का सहारा लेना पड़ता है। ठीक, अब क्या है, रक्षा स्वदेशीकरण संबंधी जो ट्रिलेमा है, यानी कि ट्रिलेमा मतलब क्या है, उच्च गुणवत्ता हो, कम लागत हो, जल्दी से प्राप्ति हो जाए, ये ट्रिलेमा इसको बोलते हैं। ठीक, ये क्या, इसकी समाधान की आवश्यकता ने भी क्या किया, प्रशासनिक, कार्मिक और वित्तीय प्रणालियों के सुव्यवस्थित आधुनिकीकरण को क्या किया दिया है, जरूरी बना दिया है। ठीक, तो DRDO के जो अप्रभावी कामकाज के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायित्व हैं इसको आपको देखना है। तो क्या है कि यह उन परियोजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने में असफल रहा, जिससे क्या है, इसमें कई सारी एजेंसियाँ होती हैं। ठीक, जो इसमें कई सारी एजेंसियाँ इन्वॉल्व होंगी उसमें उस परियोजना में असफल हो जाता है। ठीक, अलग अलग समितियों द्वारा क्या, अपर्याप्त निगरानी और आवश्यकताओं को बार बार बदलना, इससे क्या होता है कि इंजीनियर प्रोटोटाइप में बदलाव की सिफारिश से क्या होता है कि जो अवधि होती है और लागत होती है इसमें क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक, अब क्या होता है, अनावश्यक घटकों पर कार्य करना। क्या है कि अप्रचलित प्रौद्योगिकियों पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चलते क्या है कि बहुत सारे जो मौजूदा प्रौद्योगिकियों के उपकरणों के दोबारा उपयोग की संभावना बढ़ जाती है और निरर्थकता में बढ़ोतरी होती है। मतलब अगर आप जो अनयूज्ड टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो निरर्थक ही वो चीज़ें होंगी ना वर्तमान के दौर में। DRDO का नौकरशाहीकरण ये भी है। DRDO में क्या है कि बहुत सारे परिणाम और निष्पादन की तुलना में क्या प्रक्रियात्मक पहलुओं पर अधिक जोर दिया जा रहा है, जिससे क्या है जो नौकरशाहीकरण हो गया, एक लाल फीताशाही होगी वहाँ पे भी। और वैज्ञानिक, और इससे क्या है, इससे एक ऐसे वैज्ञानिक कार्य परिवेश का सृजन हुआ जिसमें क्या है, सावधानी, नियम, समीक्षा, केंद्रीकरण, अल्प संचार पर अनावश्यक फोकस बढ़ गया, जिससे क्या है जो मेन हमारा फोकस है, ठीक, क्वालिटी हो, जल्दी से त्वरित डिमांड पूरा हो। ठीक है, और साथ साथ क्या हो, हमें जल्दी से अच्छा कम लागत में प्राप्ति हो, शीघ्र प्राप्ति, सब चीज़ों पे दिक्कतें आ रही हैं। ठीक, तो इन सारी चीज़ों का क्या है, ये इसी कारण से DRDO के जो कामकाज है ये प्रभावी हो रहे हैं। तो ऐसे में जो है इस पर यही समिति का गठन किया गया। ठीक, अब इसमें करना क्या है आगे की राह में, तो आगे की राह में करना क्या है कि हमें करना, अभी तो जो समीक्षा जब रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें से कुछ 2-3 पॉइंट्स को उठाना पड़ेगा आपको, वो भी फिर मैगजीन में कवर होगा। ठीक है, वो मैगजीन में फिर कवर होगा। तो अब उसमें से क्या करेंगे, हम लोग उसमें से 2 पॉइंट उठा लेंगे, 3 पॉइंट जो सबसे क्रिस्प पॉइंट होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा, और इसमें से आगे की राह में से 2 पॉइंट उठा लेते हैं तो हमारा 4 पॉइंट हो जाएगा। तो हम अपने समाधान 5 पॉइंट तो हम अपने समाधान को लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, अच्छा पढ़ना होता है, थोड़ा पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नई अच्छा तकनीकी औद्योगिक कंसोर्टियम का निर्माण, कंसोर्टियम संरचना का निर्माण, DTI। इसमें क्या है, इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम जो होता है उसकी संरचना का निर्माण। इसमें क्या होगा, इसका उद्देश्य यह है कि रक्षा अनुसंधान यानी कि डिफेंस रिसर्च और विकास, डिफेंस R&D, ठीक है, विनिर्माण अवधारणा की रणनीति और उसकी संरचना क्या करना है, एकीकृत करके कार्य करना है। ठीक, इससे क्या होगा, रक्षा उद्योग में एक तीसरी शक्ति अर्थात निजी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर आकर्षित करने को मदद मिलेगी। कुल मिलाकर के निजी क्षेत्र को इसमें लाना है, आकर्षित करना है। अब क्या है कि सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक नवाचारों को पोषित करने के लिए IDX जैसे परिवेश को कंसोर्टियम के माध्यम से अधीन लाना चाहिए। IDX क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है,
भारत इस सरकार ने रक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। ठीक, अब इसके बाद क्या करना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए, इसमें से एक पॉइंट ये लेना है, आपको याद जो करना है, एक शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद की स्थापना करनी चाहिए, जो क्या करेगी, जो क्षमता विकास योजना पर विशेष फोकस करे और इसमें सैन्य नेतृत्वकर्ताओं और वैज्ञानिकों को शामिल करना चाहिए। ठीक, अब क्या है, सैन्य मामलों के विभाग के अंतर एक नए त्रिसेवा विभाग का गठन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, क्षमता विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास के एकीकरण में रक्षा अनुसंधान के प्रबंधन निगरानी सुनिश्चित होगी। कोई प्रक्रियात्मक उपाय अपनाना चाहिए, जैसे क्या है कि संशोधन, सुधार या प्रोटोटाइप चरण में, जिससे क्या उत्पादन स्तर पर संशोधन से बचना चाहिए। ठीक, किसी भी मतलब चूक से बचने के लिए क्या है, परियोजनाओं में प्रभावी सिंक्रनाइजेशन तंत्र को स्थापित करना चाहिए। डीआरडी की जो अनुप्रयोगी प्रयोगशालाएं हैं, परियोजनाओं का करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, बड़ी मात्रा में भू संपत्ति प्राप्त होगी, जिसका क्या करना चाहिए, मोनेटाइजेशन करना चाहिए। इससे एक जो धनराशि मिलेगी उसको कोष की स्थापना करके और जो नवाचार होंगे उसका वित्त पोषण कर सकते हैं, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार से। तो 3-4 पॉइंट नीचे वाला ले लीजिएगा, और बाकी जो समिति बनी है के विजय राघवन के उनकी अध्यक्षता में, तो उसको जो है हम वहाँ से 3-4 पॉइंट जब उसकी सिफारिशें आएंगी तो उसमें से लेंगे, तो हमारा डीआरडीओ के संबंध में जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे या रक्षा अनुसंधान के संबंध में लिखने के लिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, डीआरडीओ के बारे में थोड़ा जान लीजिए, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। सबसे तो इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है। बहुत तो सोचेंगे साउथ में होगा, अक्सर जो है, क्योंकि ये मेरे जो हम लोग बार बार जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठता है कि हो सकता है डीआरडीओ का मुख्यालय साउथ इंडिया में कहीं हो, बेंगलोर में हो या फिर मुंबई में हो या फिर उड़ीसा के कहीं हो। ठीक है, लेकिन क्या है, ये हमारा नई दिल्ली में है। डीआरडीओ क्या है, रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान और विकास शाखा है, रक्षा मंत्रालय की। ठीक, इसका विजन है स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों प्रणालियों को राष्ट्र को सशक्त करना है। इसके लिए क्या करना है, मिशन क्या करना है, मिशन युद्ध के प्रभाव को अपने पक्ष में करने के लिए नवीन तकनीकी समाधान देना है, किसको, रक्षा बलों को। ठीक, और सशस्त्र बलों क्या करना है, अत्याधुनिक हथियार प्रणाली और उपकरणों से लैस करना है। बहुत सारे इसमें विकसित किए गए हैं उत्पाद, यानी कि अग्नि पृथ्वी श्रेणी की मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस है, ठीक, तेजस है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, पिनाका मिसाइल है, वायु रक्षा प्रणाली आकाश है, रडार है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों की विस्तृत श्रृंखला है, अर्जुन MK1 टैंक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसने विकसित की हैं। इसमें से कुछ चीज़ों को ध्यान देना है जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ इसमें से प्रमुख उत्पाद, किसकी समितियाँ, किसकी अध्यक्षता में समिति की गई है। ठीक है, और बस इतना प्री के लिए आपके लिए काफ़ी होगा। अब आते हैं केंद्रीय सशस्त्र बल, यानी आता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF। गृह मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि पिछले 13 वर्षों में CAPF के 1532 जवानों ने आत्महत्या की है। इसमें से वर्तमान में क्या 7 अलग अलग जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, क्या है, गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं। अब ये 7 बल कौन है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत हैं, जो CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो 7 बलों का आपको ध्यान देना है, चूँकि क्या है, आपके सिलेबस में मेंशन है, सीधे सीधे सिलेबस में GS 3 में नीचे वाला सेक्शन में आप देखिएगा, विभिन्न सशस्त्र बलों के संबंध में बातें की गई हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ अभी, इसमें आप सिलेबस को देखिए, ये GS 3 का सिलेबस है, और इसमें आप नीचे आइए, सिलेबस में नीचे आइए, आप देखिए इसमें लिखा है विभिन्न सुरक्षा बल संस्थाएं और उसके अधिदेश। सबसे लास्ट पॉइंट, जो अनेक सुरक्षा बल हैं उसकी संस्थाएं और उनके अधिदेश, ये आपको इसको पढ़ना है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इससे क्या होता है, इससे होगा ये कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें कैसे कौन से जो मेन फोकस एरिया है उसको पढ़ना होता है। सिलेबस आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, विभिन्न सुरक्षा बल, इसका अधिदेश तो दिया है, तो विभिन्न सुरक्षा बल के रूप में हम उसको पहले थोड़ा सा ये देख ही लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं। जैसे कि SSB दे दिया, SSB क्या गठन हुआ, SSB का 1963 में भूटान और नेपाल से भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए, भूटान और नेपाल से भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए SSB का गठन हुआ। ठीक, अब आता है BSF 1965 में हुआ, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीमाएं लगती हैं उसकी सुरक्षा के लिए। इसका यह नक्सल रोधी अभियान, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान, आपदा प्रबंधन, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में क्या करता है, योगदान देता है। ITBP की जो स्थापना हुई 1962 में किसके साथ हुआ, भारत और चीन की सीमाओं की सुरक्षा के लिए। असम राइफल्स AR की जो स्थापना हुई वो शुरुआत हुई थी तो पहले तो ब्रिटिश चाय बागानों की सुरक्षा के लिए 1835 में कछार लेवी का गठन किया गया था। फिर 1917 में इसका नाम बदल के असम राइफल कर दिया गया। यह भारत म्यांमार की सीमा की रक्षा करता है। इस पर दोहरा नियंत्रण है। इसका प्रशासन कौन केंद्रित करता है, जो प्रशासित करता है वो है केंद्रीय गृह मंत्रालय, और जो परिचालन है वो थल सेना करती है। मतलब ऑपरेशनल जो कंट्रोल है वो इंडियन के जो आर्मी है, थल सेना है,
टेरिटोरियल आर्मी उसको वो करती है। और जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल करता है वो कौन है? केंद्रीय गृह मंत्रालय है। सीआरपीएफ की क्या है? विधि के शासन, लोक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 1939 में इसे गठित किया गया था। फिर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, ये क्या करते हैं? कुछ संवेदनशील क्षेत्र के उपक्रमों को एकीकृत सुरक्षा कवर करने के लिए 1969 में इसको गठित किया गया था। ठीक, सीएसएफ क्या करती है? महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, स्मारकों, हवाई अड्डों, परमाणु प्रतिष्ठानों, आंतरिक प्रतिष्ठानों और दिल्ली मेट्रो को भी सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आपको पता हो तो यूपी में जो यूपी पीसीएस दे रहा होगा उसके लिए एक स्पेशल बात है कि उसमें अभी जैसे सीएसएफ है तो उसमें यूपी एसएसएफ का गठन किया गया। ये क्या करेगी? यूपी में जो भी औद्योगिक जो प्रतिष्ठान होते हैं, जो भी जो कार्यालय हैं, जो अनेक सारे वो क्या बोलते हैं अदालतें हैं, उसकी क्या करेंगी? ये रक्षा करेंगी। इस पर मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है, डिटेल आर्टिकल, खूब बेहतरीन आर्टिकल था। ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में करीब 1500 शब्दों में था। तो यूपी स्पेशल जो तैयार कर रहा होगा उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा आर्टिकल, आप पढ़िएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूपी सरकार ने उसको ट्विटर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट भी किया था उस आर्टिकल को पढ़ने के लिए। तो आप जान सकते हैं उसकी महत्ता कितनी है। तो यूपी के लिए जो दे रहा होगा उसके लिए क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आता है एनएसजी के। तो एनएसजी में क्या है कि इसमें विभिन्न आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या करेगा? एक संघीय आकस्मिक बल के निर्माण के लिए 1986 में इसको गठित किया गया। ठीक, इसे जो एनएसजी है यूनाइटेड किंग के एसएएस और जर्मनी के जीएसजी के तर्ज पर इसको तैयार किया गया है। इसमें क्या करना है? मुख्यतः देश के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के सभी पहलुओं और गतिविधियों को क्या करना है? उसको निपटना है। सीएपीएफ के समझ अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसको आप यहाँ लिखेंगे, आप अपने मेंस के क्वेश्चन इसमें बन सकता है, मेंस में आप इसको लिखेंगे। आप देख ना विभिन्न सुरक्षा बल अधिवेशन उनसे जुड़ी समस्याएं चुनौतियां, तो वहाँ से सवाल पूछ सकता है। तो वहाँ क्या करेंगे? बड़ी संख्या में क्या है? पदों की रिक्तियाँ हैं, मौजूदा सैन्य बलों पर बोझ उत्पन्न करती है। इससे क्या है कि देश की सुरक्षा भी इसको प्रभावित हो रही है। तनाव प्रबंधन की कमी कारण क्या है? बहुत सारे जो सैन्य जवान उसमें आत्महत्या की कमी आ रही है। इस पर भी जो डाटा आया नया वाला उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, सशस्त्र बलों का क्या है? नौकरशाहीकरण है और पदोन्नति की दर में गिरावट है। शीर्ष पदों पर आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, जिससे क्या है कि बहुत सारे सुरक्षा बलों को निराशाजनक प्रभाव पड़ता है और उनकी प्रभावशीलता और कार्य क्षमता भी क्या होती है? प्रभावित होती है। मजबूत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र क्या है? यहाँ पे मौजूदगी नहीं है। ठीक, इसी कारण से तानाशाहीकरण और नौकरशाहीकरण, लाल फीताशाहीकरण जैसी स्थिति भी यहाँ पे हुई है। खराब बुनियादी ढांचा है, जैसे बहुत सारी सीमाई चौकियों पर विद्युत का अभाव है, नेटवर्क सिग्नल का अभाव है। कामकाजी परिस्थितियाँ क्या करते हैं? इससे क्या होता है? गंभीर रूप से प्रभावित होता है। आधुनिक हथियारों की कमी है। सीएपीएफ के पास अभी भी जो है आधुनिक हथियार, वस्तु, उपकरणों क्या है? कमी की सामना कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इससे क्या है? खरीद प्रक्रिया इतनी जटिल होती रही, इसमें क्या खरीदने बहुत अधिक समय लग जाता है। तो ये हमारे लिए चिंता का समय है। अब क्या है कि राज्यों की मांग है। कई सारे राज्य में क्या कानून व्यवस्था के मुद्दे से निपटने के लिए क्या करते हैं? राज्य क्या करते हैं? सीएपीएफ पर अधिक निर्भर हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती है। इसमें उदाहरण के तौर पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेटा बैंक के रूप में यहाँ पे आंसर्स की शुरुआत आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सीएपीएफ में कुल पदों की संख्या कितनी है? 11 लाख है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 3.7 है। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं यहाँ पे चुनौतियों में कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पे समस्या है। सीएपीएफ में लगभग क्या है? 83,000 पद जो हैं अभी भी रिक्त हैं। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? सीएपीएफ को प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे क्या है कि बहुत सारे कदम उठाए जा सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण कदम ये है कि राज्यों में विशेष बल हो, जैसे यूपी ने शुरू किया अपना। कानून व्यवस्था को कुशलतापूर्वक प्रतिबंधित करने के लिए राज्यों को अपने स्वयं का बल का क्या करना चाहिए? गठन करना चाहिए। उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण क्या करना चाहिए? उपकरण देना चाहिए तथा मौजूदा पुलिस बल को सशक्त करना चाहिए। जो प्रशिक्षण विधियाँ उसको क्या करना चाहिए? उन्नत करना चाहिए। नवीनतम आवश्यकताओं के अनुसार उसको सुधार करना चाहिए और प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्या करना चाहिए? अपडेट करना चाहिए। महिलाओं का क्या करना चाहिए? प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए। सीएपीएफ में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाए जाने से क्या होगा कि एक अलग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होगा और इन्हें वो भी जो है, जैसे इजराइल में क्या है महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलता है, आप देख सकते उदाहरण स्वरूप पे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करना चाहिए? महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए। अग्निवीरों को शामिल करना चाहिए। अग्निवीर पर विवाद हो सकता है और ये है भी, विवाद है भी। इसमें क्या है कि सीएपीएफ में अग्निवीरों को शामिल करने के लिए उनके लिए निर्धारित 10% कार्यक्षम क्या करना चाहिए? सभी सीआरपीएफ में ठीक से लागू करना चाहिए। 10% से बढ़ाना भी चाहिए। शिकायत निवारण के लिए क्या करना चाहिए? एक दक्ष शिकायत निवारण तंत्र हो, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिससे क्या पदोन्नति में देरी हो, कार्मिकों के बीच टकराव हो, कार्यस्थल पर उत्पीड़न हो, ऐसे मुद्दों क्या हो इसका सक्षम रूप से समाधान हो सके। बलों को तनाव मुक्त करना बहुत जरूरी है। मनोबल और कल्याण में सुधार के लिए विशेष आवधिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। इससे क्या है कि तनाव को कम करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को भी इसमें अपनाना चाहिए। अभी आप देखिए इसमें क्या है? इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड्स एंड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल
2023। इसमें क्या है, संसद ने दोनों सदनों से इसको मंजूरी प्रदान की है। अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023 को। अब इससे क्या होगा, भारत में कई सारे अलग अलग जो है क्या है अंतर सेवा संगठन मौजूद हैं। ISO जो है ये अंतर सेवा संगठन है, ये भारत में बहुत सारे अभी भी मौजूद हैं। ठीक, अब इससे क्या होता है, जैसे अंडमान निकोबार के लिए क्या है, अंडमान निकोबार कमान है। अंतरिक्ष रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और संयुक्त प्रशिक्षण के लिए क्या है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज है। ठीक, तो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है। इससे क्या होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में क्या है कि जो संबंधित सेवाएं, उसमें रक्षा कर्मी वायुसेना अधिनियम 1950 है, थल सेना अधिनियम 1950 है, नौसेना अधिनियम 1957 है। हालांकि क्या है कि जो उपयुक्त इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या है कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को इन अन्य सेवाओं से संबंधित कर्मियों को क्या है अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग का अधिकार नहीं दिया गया है। किसके, अन्य सेवाओं के कार्मिकों पे। इसका स्वरूप क्या होता है कि ISO में जो भी सेवारत कार्मिकों हैं उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कार्मिकों को उनकी मूल सेवा इकाइयों में वापस भेजना की आवश्यकता पड़ती है, जिससे क्या यह प्रक्रिया बहुत बोझिल है और पूरा करने में बहुत समय लगता है। ठीक, वित्तीय लागत को भी बढ़ा देता है। ऐसी में क्या है कि ISO के इन अधिकारियों को उनकी कमान के तहत सेवारत कर्मियों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या है सशक्त बनाने की आवश्यकता को बल मिला। इसी कारण से ये जो अधिनियम है आया। इसमें क्या किया गया, इसमें जो है इसमें यह क्या किया गया कि जो आपको जो अंतर सेवा संगठन है ISO, इसको क्या किया गया, परिभाषित कर दिया गया। ठीक, अब इसमें क्या है कि संयुक्त सेवा कमान सहित सैनिकों के एक ऐसे दल के रूप में इसको परिभाषित किया गया है जिसमें वायुसेना अधिनियम 1950, थल सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 के उक्त अधिनियम में से किन्हीं दो के अधीन सेवारत कर्मी शामिल हो। ठीक, मतलब इसमें से कोई एक या दो जो भी कुछ हो, इसमें के अंतर्गत कोई भी सेवारत कर्मी हो उसको क्या है ISO इंटरनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे इसको परिभाषित कर दिया गया है। केंद्र द्वारा ISO का गठन इसमें किया गया है। प्रावधानों में क्या दिया गया है कि इसमें विधेयक में ISO के गठन का अधिकार किसने दिया है, केंद्र को। ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, यहाँ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है क्या कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है केंद्र द्वारा इसका गठन किया जाएगा। इसका अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना में से दो सेवाओं में से कम दो सेवाओं से संबंधित कार्मिकों को संयुक्त क्या कर सकती है, एक ISO का गठन कर सकती है। इसमें से संयुक्त सेवा कमान, इससे क्या है दो सेवाओं समेत कर्मियों समेत क्या करती है एक ISO का गठन कर सकती है। इसमें क्या है संयुक्त सेवा कमान को भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, कमांडर इन चीफ को सशक्त बनाना इसमें बहुत जरूरी है। इस विधेयक में ISO के कमांडर इन चीफ या डिफेंस इन कमांड को उसकी कमान के अधीन कार्यरत सेवा कार्मिकों के अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण पर अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी सेवा में वो शामिल हो। मौजूदा संगठनों को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस विधेयक में क्या है कि पहले से मौजूद जो ISO है उनके समेत कमांडर अपने कार्यों को जारी रखेंगे। मौजूदा ISO में क्या है कि अंडमान निकोबार कमान, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, ये शामिल है। ठीक है, केंद्र सरकार का अधीक्षण होगा। ISO का अधीक्षण करने का प्राधिकार किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। सरकार ऐसे संगठनों को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामान्य प्रशासन या जनहित के आधार पर क्या कर सकती है, निर्देश भी जारी कर सकती है। फिर केंद्र सरकार के अधीन कौन कौन से अन्य बल हैं, केंद्र का भारत में स्थापित संचालित किसी भी बल को अधिसूचित कर सकता है, जिस पर क्या करेगा, यह विधेयक लागू होगा। ठीक, मामलों का क्या होगा, शीघ्र निपटान और व्यापक एकीकरण होगा। किसी भी प्रावधान से निपटने के मामलों में तेजी आएगी और सशक्त बल कर्मियों के बेहतर एकीकरण और ज्वाइंट मैनशिप को क्या किया जाएगा, सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो ऐसे में इसमें बहुत कुछ खास है नहीं, आप इस जान लीजिए इस अधिनियम को और इससे क्या होगा वो चीज़ें जान लीजिए। और इसमें सबसे मेन चीज़ था क्या था कि जो केंद्र द्वारा ISO का गठन होगा। ISO क्या है, जो है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत सारे जो हैं अंतर सेवा संगठन है जो क्या करते हैं कि जो भी अधिनियम बने हैं वायुसेना, थल सेना, नौसेना, इसके प्रशासन द्वारा जो प्रशासित होते हैं और क्या करते हैं, ये जो है ये उन पे जैसे बहुत सारे जैसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी हो गया, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज हो गया, ठीक, राष्ट्रीय रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी हो गया, ठीक, अंडमान निकोबार कमान हो गया। तो ये क्या करते हैं, उनको प्रशिक्षण भी देते हैं और उसको विनियमित भी करते हैं। तो वो सारे उन्हीं सारों के लिए जो है ये जो है सभी चीज़ों के लिए बनाया गया अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023। ठीक, इसके बारे में आप देखिए मुख्यतः सभी चीज़ें जो केंद्र सरकार ने अपने अंडर में ले ली हैं। CAPF के समस्याएं बहुत इंपॉर्टेंट था। PSF ये बहुत ज़रूरी है, इसको एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा। और इसके साथ साथ क्या है DRDO मैंने बता दिया जो समिति बनी है, किसके अंडर में समिति बनी है वो बहुत जरूरी है। और DRDO का मुख्यालय वगैरह ये आप देखने पे और जो प्रमुख उत्पाद है उसको देख ले सकते हैं, तो चीज़ें जो है आपके लिए स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, और कल से हम लोग शुरुआत करेंगे इन्वायरमेंट की और उसके बाद साइंस एंड टेक। 4-5 दिन में से आपका पूरा मैगजीन खत्म हो जाएगा, यानी हम लोग महीने के लास्ट तक क्या करेंगे, पूरे मैगजीन को कंप्लीट कर सकने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।